Good morning, students. Welcome back. Blood groups look easy until Nietzsche twists the concepts. Let's see how many of you can solve them, all the questions correctly. Let's begin. Question number 1 says, a person with blood group A possesses options: A antigen, anti-A antibody, B antigen, anti-B antibody, A antigen and anti-B antibody, no antigen and anti-A antibody. Let's see which one is the correct answer, and the correct answer is C, means A blood group possesses A antigen and anti-B antibody. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए हैज ए एंटीजन और आरबीसी. ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी पर ब्लड ग्रुप ए के जितने भी लोग होते हैं उनके आरबीसी पर ए एंटीजन होता है और एंटी बी एंटीबॉडीज होती है उनके प्लाज्मा में. आरबीसी थोड़ा सा समझिएगा. अगर मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन ना हो तो इनकॉम्पेटिबल ब्लड एंटर्स द बॉडी. उस वक्त क्या होगा? मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा ब्लड ग्रुप इनको डोनेट कर दिया जो कि इनके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, तो एंटीबॉडीज अटैक फॉरेन एंटीजेंस कॉजिंग एग्लूटिनेशन. एंटीबॉडीज जो है वो फॉरेन मटेरियल्स पर या फॉरेन एंटीजेंस पर अटैक करेंगे और एग्लूटिनेशन होगा. ठीक है. वाई अदर्स आर रॉन्ग? वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग? ए एंटीजन एंड एंटी ए एंटीबॉडी, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं. ठीक है. अगर एंटी ए एंटीबॉडीज ना होती तो क्या होता कि ये ए ब्लड ग्रुप वालों पर अटैक करता. बी ऑप्शन है बी एंटीजन एंड एंटी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, ये ब्लड ग्रुप बी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि ब्लड ग्रुप ए का. और डी है नो एंटीजन एंड एंटी ए एंटीबॉडी, ये रिप्रेजेंट्स ब्लड ग्रुप लेकिन ब्लड ग्रुप ओ लेकिन पार्शियली. ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप में ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है, दोनों ही नहीं होते हैं और दोनों एंटीबॉडीज होती हैं. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. एग्लूटिनेशन ड्यूरिंग इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर्स बिकॉज. अगर मान लीजिए इनकॉम्पेटिबल ब्लड आपने डोनेट कर दिया किसी पर्सन को, तो उस वक्त एग्लूटिनेशन होता है. क्यों होता है? ऑप्शंस आर आरबीसी डिवाइड रैपिडली. एग्लूटिनेशन का कॉज ऑप्शन ए बता रहे हैं कि आरबीसी रैपिडली डिवाइड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आरबीसी को डिसॉल्व कर देती हैं, एंटीबॉडीज रिएक्ट विद फॉरेन एंटीजेंस या प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय प्लाज्मा. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज एंटीबॉडीज रिएक्ट विद प्रोटीन विद फॉरेन एंटीजेंस. मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं वो फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट करती हैं दूसरे ब्लड ग्रुप्स को, और उसके बाद वो एग्लूटिनेशन कॉज कर देती हैं. ड्यूरिंग इनकॉम्पेटिबल ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो रेसिपेंट के प्लाज्मा में है वो डोनर के आरबीसीज के साथ को फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट करती हैं, जिसके कारण ब्लड क्लम्पिंग होने लगता है, आरबीसी क्लम्पिंग होने लगता है डोनर के ब्लड के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन एंड कैन बी डेंजरस. एंटीजन ऑन, एक चीज याद रखिएगा, एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा पर. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंड ऑलवेज the students will confuse into this. Okay, चलो, coming to question number 3. RH factor is actually, RH factor क्या होता है? Options are a plasma protein, a type of antibody, an antigen present on RBC, a clotting factor. RH factor जो है वो क्या होता है इनमें से? And the option is C. RH factor is an antigen present on RBCs. ठीक है. RH factor is an antigen that is present on the surface of the RBCs. RH present, अगर RH present है RBCs पर तो RH positive कहलाता है ब्लड ग्रुप, और RH absent है तो RH negative ब्लड ग्रुप होता है. RH incompatibility is clinically important during pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो अभी मैं आपको एंड में दूंगी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. RH positive child of an RH negative mother is usually normal. जो पहला बच्चा होता है RH negative mother का, अगर वो बच्चा RH positive है तो usually वो normal पैदा होता है. मतलब there is no complication in the first pregnancy of an RH negative mother if the baby is RH positive. So what happens? Why it is so? Options are fetal blood never enters maternal circulation. Option 2, maternal anti-RH antibodies are not formed immediately. Option C, plasma destroys RH antigen. And option D, RH factor is inactive during first pregnancy. चारों options बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों सही है, but exact कौन सा सही है? Option B. Option B क्या कहता है? Maternal anti-RH antibodies are not formed immediately. Maternal anti-RH antibodies जो है
मदर के एंटी-आरएच एंटीबॉडीज तुरंत नहीं बनते हैं। इवन इम्यून रिएक्शंस भी, अगर आपको इम्यून सिस्टम के रिएक्शंस याद हो तो इम्यून सिस्टम में रिएक्शंस इमीडिएटली नहीं होने शुरू होते हैं, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है और तब तक प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी हमेशा नॉर्मल होती है, कॉम्प्लिकेशन आता है सेकेंड प्रेगनेंसी से। ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप स्लोली, ठीक है, इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम बोलते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए सेकेंड प्रेगनेंसी में जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गली एंटीबॉडीज बनते हैं और बेबी मतलब जो फीचर्स डेवलपिंग फीचर्स है उसके आरबीसीज में क्लम्पिंग कॉज करते हैं, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, अभी देखते हैं। तो मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप स्लोली, जिसके कारण एंटी-आरएच एंटीबॉडीज जो कि मदर के बॉडी में बनता है यूजुअली फॉर्म्स आफ्टर डिलीवरी, वो जब तक वो बनता है तब तक डिलीवरी हो चुकी होती है, इसलिए पहला बच्चा जो है अनअफेक्टेड रहता है, सेफ रहता है। कमिंग टू क्वेश्चन, हाँ, तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम मेनली अकर्स इन सब्सिक्वेंट सेकेंड थर्ड मतलब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। Coming to question number 5, which blood component is primarily responsible for clotting? कौन सा blood का component जो है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, कौन सा component जो है वो clotting cause करता है? RBCs, platelets, plasma water या hemoglobin? And the answer is B, platelets. Platelets जो है usually platelets normally जो है वो clotting के लिए responsible है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन, जो कि कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में और फाइब्रिन फिर अट्रैक्ट करता है ब्लड सेल्स को और इसको अट्रैक्ट करता है ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को, जिसके कारण फिर ये क्लॉट फॉर्मेशन होता है। वाई अदर्स आर रॉन्ग? आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन जो है ऑप्शन डी, ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मा वाटर इज मेनली प्लाज्मा वाटर एक्चुअली एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द ब्लड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने से पहले, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट 4 out of 5 in the previous 5 questions? Those who have got 4 out of 5 are on a good track of preparation. Keep preparing for NEET 2027. Chalo, coming to question number 6, the network that traps blood cells during coagulation is made of. जो network जो trap करता है blood cells को coagulation के time में, blood clotting के time में, वो किस चीज का बना होता है? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन या हिपैरिन? अभी हमने जस्ट पढ़ा फाइब्रिन इज द करेक्ट आंसर। यस, फाइब्रिन फॉर्म्स थ्रेड लाइक मेश ड्यूरिंग क्लॉटिंग। फाइब्रिन जो होता है वो मेश शेप बनाता है, मेश मतलब जाल, एक जाल बनाता है क्लॉटिंग के समय में। ये जाल जो है आरबीसीज और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है, उसमें फंसाता है और वहाँ पर उस जाल में आरबीसी जब ब्लड पास होता है ना, वहाँ से जहाँ पर क्लॉटिंग होनी है वहाँ से जब ब्लड पास होता है तो उसमें आरबीसीज और प्लेटलेट्स वहाँ पर मेश में ट्रैप हो जाते हैं। उस ट्रैपिंग के कारण ये एक स्टेबल क्लॉट बनता है। अदर्स, वाई अदर्स आर रॉन्ग? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब जो है, ये हिपैरिन जो है वो ऑप्शन डी हिपैरिन, ये क्लॉटिंग एंटी कोआगुलेंट है, ठीक है, तो ये क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ना कि क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, a person with blood group B can safely receive blood from? पर्सन, कोई भी पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसको कहाँ कहाँ से कौन कौन ब्लड डोनर उसका हो सकता है? ए बी, ओ बी, ए बी ओनली और ए ओनली? एंड द करेक्ट आंसर इज ओ एंड बी। ब्लड ग्रुप बी को केवल ओ और बी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए को केवल ए और ओ चढ़ा सकते हैं, ए बी को दोनों दे सकते। ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसिपेंट, तो उसको ओ ए बी सब दे सकते हैं। ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर जो कि सबको दे सकता है ब्लड, ठीक है। ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट सबसे ले सकता है ब्लड, ओ यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे सकता है। ए को केवल ए और ओ दे सकते हैं, बी को केवल बी और ओ दे सकते हैं, ठीक। So correct answer here is B. Why this is so? Because blood group B possesses anti-A antibodies. Anti-A antibodies मतलब A के against antibodies present होते हैं उसमें, जिससे कि जो ही A blood group चढ़ाया जाएगा उसको coagulation होने लगेगा। तो A blood cannot be accepted. ब्लड ग्रुप ए वाला नहीं दे सकता है इनको। ओ ब्लड लैक्स एंटीजन एंड इज सेफ बिकॉज ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो ओ दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप इज द मोस्ट कॉम्पैटिबल ब्लड ग्रुप, ए बी वाला नहीं दे सकते क्योंकि उस पर दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं।
चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन। आप जो पढ़ चुके हैं उसको सोचिए और फिर आंसर इसका समझने की कोशिश करिए। अ पेशेंट एक्सीडेंटली रिसीव्स मिसमैच्ड ब्लड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। एक पेशेंट को एक्सीडेंटली इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मिसमैच्ड ब्लड चढ़ा दिया गया, ठीक है। विच इमीडिएट रिएक्शन इज लाइकली टू अकर, कौन सा रिएक्शन इमीडिएटली, कौन सा रिएक्शन उसकी बॉडी में होगा? Increased blood transport, agglutination and destruction of RBCs, excess platelet production या increased plasma formation? And the answer is agglutination and destruction of RBCs. Immediately आप कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने गए होंगे, देखते होंगे जो ही ड्रॉप डालो, ठीक है, तो जो कॉम्पैटिबल ब्लड ग्रुप नहीं है वहाँ पर क्लॉटिंग होने लगती है ना, वहाँ पर क्लॉटिंग होती है। तो होता क्या है कि जो ही मिसमैच ब्लड जो है चढ़ाते हैं पेशेंट को या किसी भी पर्सन को, उसके बॉडी में एग्लूटिनेशन होने लगता है। एग्लूटिनेशन मतलब क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेगा, क्लम्पिंग होने लगेगी ब्लड आरबीसीज की, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। क्लम्पिंग होने के कारण आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। इन इनकॉम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी, जो रिसिपिएंट है ब्लड का रिसिपिएंट है, उसकी एंटीबॉडीज रिएक्ट कर जाती हैं डोनर आरबीसी के एंटीजन से, जिसके कारण क्लम्पिंग होती है, जिस नोन एज एग्लूटिनेशन। एंड दिस क्लम्पिंग लीड्स टू हीमोलिसिस। हीमोलिसिस मतलब आरबीसीज एक दूसरे से क्लम्प कर गए, जिसके कारण हीमोलिसिस हो रही है। मे फॉलो, हीमोलिसिस होगा जिसके कारण एक सीरियस सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन। सीरियस सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि आपका ब्लड जो है ना वो स्मूथ है, उसमें सब कुछ प्रॉपर है, तब वो मूव कर रहा है। अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें, तो इट विल कीप गेटिंग स्टक इनटू द आर्टरीज, ठीक है, और वो धीरे धीरे आर्टरीज को ब्लॉक करने लगेंगे, क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये इसको कहते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। Even a small mismatched blood can become dangerous. अगर थोड़ा सा भी mismatched blood बॉडी में गया हुआ है तो वो भी डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि वो क्लॉट फॉर्मेशन करेगा, वो जाकर किसी आर्टरी में फंस जाएगा या कैपिलरी में, और वहां पर मेजर क्लम्पिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेगा, लीडिंग टू द ब्लॉकेज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टरीज। Okay, so this could be dangerous. We have already studied in atherosclerosis, cardiovascular disorders, myocardial infarction and all in the previous videos that this could be dangerous. Coming to question number 9. A person with blood group O is often preferred during emergency transfusions because O group RBCs. ऑप्शन, एक पर्सन ओ ब्लड ग्रुप का है, उसको हमेशा इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन, एक्सीडेंटल कंडीशंस में या किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप को इमीडिएटली ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि O ब्लड ग्रुप के आरबीसीज में contain both A and B antigens, lack A and B antigens, lack hemoglobin, contain anti-O antibodies. What is correct? The correct answer is B. It lacks both A and B antigens. इसमें A और B antigen दोनों ही नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है नॉर्मल ट्रीट होता है रिसिपेंट के बॉडी में, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्लम्पिंग नहीं होगा। ब्लड ग्रुप O RBCs possess neither A nor B antigen, ना इसमें A एंटीजन होता है ना B एंटीजन होता है, इसलिए जब इमीडिएटली इसको जब चढ़ाते हैं ना, ट्रांसफ्यूज करते हैं रिसिपेंट के बॉडी में, तो देयर विल बी नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट द RBCs, लीडिंग टू नो क्लम्पिंग, मेकिंग O blood group the most successful blood to be transferred during emergency conditions. The universal donor concept depends upon the absence of RBC antigen. ठीक है, जो हम डोनर और रिसिपेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ RBC के एंटीजन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, RBCs पर जो एंटीजन, RBCs पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। Coming to question number 10, and this is a very important and a very logical question. आपने पढ़ा है लेकिन उसको ट्विस्ट करके नीट में कैसे पूछते हैं, देखिए। An RH negative woman delivers her first RH positive baby normally. ठीक है, RH नेगेटिव मदर का RH पॉजिटिव बेबी जो फर्स्ट होता है वो नॉर्मल डिलीवरी, वो डिलीवरी एकदम नॉर्मल हेल्दी होता है बेबी। ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी विद अनदर RH पॉजिटिव फीटस, जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है इसमें अगेन द फीटस इज RH पॉजिटिव, उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस आर फीटल WBCs अटैक मैटरनल टिश्यू, फीटस का WBC मैटरनल टिश्यू को अटैक करता है, मैटरनल एंटी RH एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय फीटल RBCs, प्लेसेंटा ब्लॉक्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मैटरनल platelets attack fetal plasma, and the option is B. Yes,
मेटरनल एंटी RH एंटीबॉडीज जो होती हैं, मदर के अंदर जो एंटी RH एंटीबॉडीज बनती हैं, वो जब ट्रांसफ्यूज होकर बच्चे के फीचस के अंदर जाती हैं, सर्कुलेशन में जाती हैं, तो वहाँ पर इमीडिएटली वो RBCs के अगेंस्ट रिएक्शन कॉज करती हैं, क्लम्पिंग कॉज करती है, जिसके कारण RBC डिस्ट्रॉय होने लगता है। किसका? फीटस का। फीटस का RBC जब डिस्ट्रॉय होगा तो उस वक्त फीटस के बॉडी में क्लम्पिंग फॉर्मेशन होने लगेगी, लीडिंग टू क्लॉट फॉर्मेशन, which we have already studied. It could be dangerous, and this particular destruction of the RBCs in the fetus body is known as erythroblastosis fetalis. erythroblastosis fetalis का मतलब फीटस के अंदर के इरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन। ठीक है। This is why RH incompatibility is medically important during pregnancy. इसीलिए ये फैक्टर होता है RH compatibility और incompatibility, ये प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब क्लिनिकली अगर देखा जाए तो RH टेस्ट भी, ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH टेस्ट भी करवाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वी आर मूविंग टूवर्ड्स एडवांसमेंट इन रिसर्च, एंड नाउ दिस हैज बिकम इम्पॉर्टेंट to avoid complications in the fetus. Okay, so these were the 10 questions for today, which were related to blood groups. Until the concepts are tested clinically, they always look easy. So keep practicing seriously for NEET 2027. Be with me throughout my videos and keep clearing your concepts. Thanks for watching. Subscribe to our channel to have a pace of both your preparation and scopes. Thank you.